रोहन और मैं हमारे दोस्त विनोद की शादी में उसके गांव जा रहे थे। उसका गांव काफी दूर था, लगभग 7 घंटे का सफर था। ऑफिस में ज्यादा काम के चलते हम दोनों ही निकलने में देर हो गए थे। जब हम रास्ते पर निकले तो रात का वक्त था, बस कुछ गाड़ियों का ही आना जाना था। गुस्से और थकावट के बीच मैंने रोहन से कहा, क्या यार, इतना काम था कि अब रात को सफर करना पड़ रहा है। रोहन हंसते हुए कहता है, चल कोई नहीं, रात का सफर और भी ज्यादा मजेदार होगा। बस ध्यान रखना, इस रास्ते पर बहुत कहानियां सुनी है। हम दोनों की बातें चल रही थी और धीरे धीरे हम सफर पर आगे बढ़ते जा रहे थे। अब रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात का सन्नाटा जैसे गहरा चुका था। गाड़ी के अंदर पुराने गाने हल्की आवाज में गूंज रहे थे और रोहन की आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थी। बीच बीच में रेडियो बंद होने लगा तो मैंने परेशान होकर रेडियो बंद कर दिया और सब कुछ अचानक चुप हो गया। गांव जाने का रास्ता कच्चा और सुनसान था, वहां कोई जाता भी नहीं दिख रहा था। रास्ता अब जंगल से होकर फिर आगे हाईवे से मिलता था। थोड़ी देर बाद गाड़ी का इंजन अचानक बहुत तेज आवाज करने लगा। इंजन से उफनता हुआ गर्म धुआं बाहर आने लगा और मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था, अब तो कोई मदद भी नहीं मिलने वाली। गाड़ी को किनारे पर रोकते ही जैसे कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। मैंने गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर निकला। गाड़ी से बाहर निकलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में कदम रख रहा था। सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट थी जो जैसे अपनी ही कहानी सुना रही हो। जब मैंने गाड़ी के बोनट को हाथ लगाया तो गाड़ी बहुत गर्म हो गई थी। काफी देर से बिना रुके गाड़ी चलाने के कारण इंजन गर्म हुआ था। जैसे ही मैंने बोनट खोला, एक घना सैलाब जैसे धुआं बाहर निकला। मैंने आंखें बंद कर ली। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो वहां एक स्पष्ट आकृति खड़ी थी, जैसे कोई साया, लेकिन मुझे लगा कि यह सिर्फ धुएं का असर था और कुछ नहीं। मैंने आंखों को हाथों से पोंछा और फिर से देखा तो वहां पर कुछ नहीं था। घड़ी में 11 बजने वाले थे और जंगल की खामोशी एक भयंकर अजनबी एहसास में बदल चुकी थी। गाड़ी का बंद होना एक खौफनाक संकेत लग रहा था। मैं मन ही मन सोचते हुए गाड़ी के पीछे रखी पानी की बोतल ले आया। मैंने पानी की बोतल उठाई, लेकिन जैसे ही बोतल के ढक्कन को खोलने लगा, जंगल के कीड़ों की आवाज अब मुझे बेहद खौफनाक लगने लगी थी। जैसे भी मेरे अंदर के डर को महसूस कर रहे हो और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। मेरे कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट आई, मेरी सांसें रुक सी गई। मैं धीरे से पीछे पलटा। वहां कुछ कदमों की दूरी पर एक आकृति खड़ी थी। वो बिल्कुल खामोश सी दिख रही थी। जैसे ही मैंने गौर से देखने की कोशिश की, वो आकृति अचानक से गायब हो गई। वो सब देखने के बाद ठंडी हवा के बावजूद मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। डर के मारे मेरी उंगलियां कांप रही थी। मैंने पानी की बोतल को फेंक दिया और गाड़ी का बोनट बंद करके गाड़ी में लौट कर बैठा। मेरी घबराहट और बढ़ गई। गाड़ी के अंदर सन्नाटा था, सिवाय मेरे तेज धड़कनों के। रोहन की तरफ देखा तो वो बिल्कुल चुपचाप सो रहा था। मेरी आंखों में डर था, लेकिन मैं किसी को आवाज नहीं दे पा रहा था। गहरी सांस लेकर मैंने चाबी घुमाई। गाड़ी के इंजन की आवाज सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। गाड़ी को मैं उस रात के अंधेरे को चीरते हुए वहां से निकला। अभी थोड़ी ही दूर गाड़ी चली थी कि फिर से गाड़ी के बोनट से धुआं आने लगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि अब मुझे गाड़ी रोकने की गलती नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अचानक गाड़ी के हेडलाइट्स में मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई पेड़ या झाड़ी होगी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मेरे सामने आई। मैंने बिना किसी सोच के ब्रेक लगाए, लेकिन गाड़ी का नियंत्रण मेरे हाथों से पूरी तरह से निकल चुका था। गाड़ी एक भयानक झटका खाई, सामने जाकर एक बड़े पत्थर से टकराई। अचानक कुछ देर तक सब तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा फैल गया। चांद की हल्की रोशनी भी उस घने अंधेरे में गुम हो चुकी थी। धुआं और अंधेरे के बीच मुझे कुछ देर बाद होश आया। घबराहट में मैंने रोहन की तरफ देखा, जो अभी भी सीट पर पड़ा था। तुम ठीक हो? उसने मेरी तरफ देखकर कहा। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये सब कैसे हुआ? मैं सुन्न होकर उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह से अंधेरे में खो चुका था, जैसे मैं किसी भयानक ख्वाब में फंसा हुआ था। मैं घबराकर जोर से चिल्लाया। मैंने रोहन की तरफ देखा। तुम्हारे साथ क्या हुआ था सुमित? रोहन ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था और अचानक जैसे मुझे लगा कोई हमारी गाड़ी के आगे आया। कौन था? मुझे नहीं पता। रोहन ने मेरी बात सुनकर थोड़ा पीछे हटते हुए कहा। मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। यहाँ इस रास्ते के बारे में बहुत कहानियां सुनी है मैंने। लोग कहते हैं कि यहाँ कोई आत्मा भटकती है, जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे अजीब सी चीजें दिखती हैं। उसकी सारी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, मैंने कहा। उसने अपना मोबाइल निकाला और कहा, मैं विनोद को कॉल करता हूँ, शायद वो हमारी कोई मदद कर पाए। रोहन ने मोबाइल में देखा तो उसमें नेटवर्क ही नहीं था। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ? यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है, अब क्या करें? अचानक से उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के मन में एक ही सवाल था कि जब मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था तो मोबाइल की रिंग कैसे बज रही थी।
उसने मोबाइल में देखा तो उसमें से एक बहुत तेज रोशनी निकली और मोबाइल अचानक बंद हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। रोहन अभी भी उस बंद पड़े हुए मोबाइल की तरफ देख रहा था। मैंने कहा, रोहन, तुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है? आवाज अब तेज होने लगी थी। तभी उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। जब मैंने उसे देखा तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। आप सोच भी नहीं सकते, उसकी आंखें सफेद पड़ गई थी और वो मेरी तरफ गुस्से से देख रहा था, मानो कोई शापित आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। देखते ही देखते उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो गया था। रोहन अब पूरी तरह से बदल गया था। मैंने उसे आवाज लगाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी अचानक रोहन मेरे ऊपर झुक गया और उसने अपने लंबे नाखून से मेरे चेहरे के ऊपर हमला किया और मेरी छाती पर बैठकर कुछ बड़बड़ाने लगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। तभी मेरे हाथों में एक पत्थर लगा। मैंने बिना देरी किए पत्थर उठाया और जोर से उसके सिर पर मारा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने 2-3 बार फिर से उसके सिर पर जोरदार वार किए। वो बाजू में जाकर गिर गया। मैं वहां से गाड़ी की तरफ भागा और वो भी मेरे पीछे पीछे भागने लगा। गाड़ी के अंदर बैठते ही मैंने जल्दी से दरवाजा लॉक किया। मेरी सांसें तेज चल रही थी और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपने सीने से उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। मेरी नजर गाड़ी की पिछली सीट पर गई जहां एक लोहे की रॉड पड़ी थी। मैंने उसे जल्दी से उठाया और खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगा। कुछ देर तक सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन तभी अचानक रोहन गाड़ी की छत पर कूद पड़ा और उसके तेज नुकीले नाखून से गाड़ी की छत को फाड़ने लगा। छत पर भयानक आवाजें गूंज रही थी। अब मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मुझे लगा कि मेरे बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। मैं डर और घबराहट से कांपने लगा और मन ही मन बस भगवान से दुआ करने लगा, हे भगवान, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उसका हाथ गाड़ी की छत को चीरते हुए मेरी तरफ बढ़ा, लंबी नुकीली उंगलियां। मेरा डर अब बेकाबू हो चुका था। मैंने बिना एक पल सोचे गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। पीछे मुड़कर देखा तो रोहन मुझ पर घबराने लगा। मैंने बिना देरी किए भागना शुरू कर दिया। उस काली रात के अंधेरे में मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। भागते भागते मैं वहां से काफी दूर आ गया। तभी मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं नीचे गिर गया। मैंने खुद को संभालते हुए पीछे मुड़कर देखा। वो वहीं खड़ा था, बिल्कुल मेरे पीछे, जैसे कोई साया। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और उसकी मुस्कान में शैतानियत का रंग था। उसने एक हाथ से मेरी गर्दन को कसकर पकड़ लिया और मुझे ऊपर उठा लिया। मेरी सांस अटकने लगी और मैं पूरी तरह से उसके शिकंजे में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। मैंने पूरी ताकत लगाकर रॉड को उठाया और उसे जोर से उसकी खोपड़ी पर मारा। वो छटपटाते हुए नीचे गिर गया। गुस्से और डर से मुझे होश नहीं था। मैंने उसके सिर पर बार बार हमला किया। अगर आप इस स्थिति में होते तो आप क्या करते? मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे पूरी तरह से खत्म कर दूं। जैसे ही मैंने उसके सिर पर एक और जोरदार वार किया, मुझे लगा कि शायद अब वो और नहीं उठेगा। उसका चेहरा असहनीय तरीके से विकृत हो चुका था। कुछ देर बाद न जाने कैसे मैं बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो सिर भारी था और शरीर में अजीब सी थकान महसूस हो रही थी। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं एक बिस्तर पर लेटा हुआ हूं। मैंने इधर उधर देखा तो महसूस हुआ कि मैं किसी अस्पताल के कमरे में हूं। एक नर्स मेरे पास खड़ी थी। उसने देखा कि मैं होश में आ गया हूं तो जल्दी से बाहर चली गई। कुछ ही देर में एक डॉक्टर और एक पुलिस अफसर अंदर आए। पुलिस अफसर ने मेरे पास आकर पूछा, कैसा लग रहा है तुम्हें? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं यहाँ कैसे पहुंचा और रोहन कहाँ है? डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर थोड़ा रुककर कहा, देखो, 1 हफ्ते के बाद तुम होश में आए हो। कुछ लोगों ने तुम्हारी गाड़ी को जंगल के रास्ते पर लावारिस खड़े देखकर पुलिस को खबर दी थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो तुम्हें जमीन पर बेहोश पाया। मुझे याद आने लगा कि क्या हुआ था। रोहन का भयानक चेहरा, उसका हमला, और मैं लगातार उसे रॉड से मारता रहा। मैंने घबरा कर कहा, लेकिन रोहन कहाँ है? वो मेरे साथ था, उसने मुझ पर हमला किया था। पुलिस अफसर ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहा, हमने सारा जंगल छान मारा, लेकिन तुम्हारे अलावा हमें कोई और नहीं मिला। और तुम्हारी गाड़ी भी सही सलामत थी, उस पर कोई खरोच का निशान तक नहीं था। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने तो खुद देखा था कि रोहन ने गाड़ी की छत फाड़ दी थी। मैंने खुद उसे मार मार कर नीचे गिराया था। मैंने चिल्लाते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने उसे खुद देखा था, मैंने उसे मारा था। डॉक्टर ने मुझे शांत करने की कोशिश की और कहा, शायद तुम्हारे दिमाग पर कोई गहरी चोट आई है जिससे तुम्हें भ्रम हो रहा है। तुम कुछ दिनों से बेहोश थे, शायद तुम्हें कोई डरावना सपना दिखा हो। लेकिन मुझे पता था कि यह कोई सपना नहीं था, वो सब कुछ असली था, वो मेरी कल्पना नहीं थी। कुछ देर के बाद वो सब चले गए। मैं अस्पताल के कमरे में अकेला बिस्तर पर लेटे लेटे सोचता रहा कि आखिर ये सब क्या था। क्या वाकई वो मेरा भ्रम था या फिर कोई भूतिया घटना जिसने मुझे और रोहन को निशाना बनाया था। रात का समय हो गया था। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं सोने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो देखा वहां मेरे बिस्तर के पास रोहन खड़ा था। वही सफेद आंखें, वही खौफनाक मुस्कान। मैंने डर के मारे चिल्लाना चाहा, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई।
वह धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया। तुमने सोचा तुम बच जाओगे? ये तो बस शुरुआत है। और फिर अचानक वो गायब हो गया। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं समझ चुका था कि यह सब कुछ असल में हो रहा था। मैं अभी भी उस भयानक खेल का हिस्सा था और शायद इस बार बचने का कोई मौका नहीं था। उस रात के बाद से मैं हर दिन किसी अदृश्य ताकत से लड़ता रहा। कुछ दिनों के बाद डॉक्टरों ने मुझे पागल समझकर पागल खाने भेज दिया, लेकिन मुझे पता था कि मैं पागल नहीं हूं। और एक दिन मैं हार गया। जब उन्होंने मुझे फांसी पर लटका पाया तो सबने सोचा कि मैंने अपनी जान ले ली, क्योंकि मैं पागल हो चुका था। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं उस भयानक आत्मा से बचने की आखिरी कोशिश कर रहा था। अब मैं यहां नहीं हूं, लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आपको लगता है कि सुमित ने सच कहा था, या वो वाकई में पागल हो गया था?